नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र चौधरी, लेखक एवं प्रवक्ता राठ पब्लिकेशन जयपुर आपका स्वागत करता हूं। रेट भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे सभी नौजवान साथियों, हमने साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें सी टेट लेवल फर्स्ट का पेपर हमने 3 पार्ट में किया था। अब हम लेवल 2 का जो है पेपर उसको हल करेंगे। साइको के प्रश्न जो कि आपको रिट में काफ़ी मदद करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे हार्ड क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं तो वो रिट लेवल सी टेट के एग्ज़ाम में आते हैं। जबकि आप अगर देखेंगे सीधे सीधे प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन यहाँ सीधे सीधे प्रश्न ना आकर इस तरीके की जो विकल्प आपने पहले देखे भी नहीं होंगे, समय, परिस्थिति, आदर्श स्थिति से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप थोड़ा सा हर विकल्प पर सोच विचार कर, हर विकल्प को देखकर हमें किस तरीके से हल करना है। तो आइए देखिए, करते हैं हम पहला प्रश्न स्टार्ट। ये है आपका सी टेट का पेपर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो 1 से 30 नंबर तक के जो प्रश्न हैं वो साइकोलॉजी से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। देखिए पहला, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट और ऑप्शन देखिए, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं और अनियमित और असंबद्ध होते हैं। तो दोस्तों, आप साइकोलॉजी में आप इस तरीके से प्रश्न को हल कीजिए कि पहले हमें जो बिल्कुल गलत विकल्प लग रहा है उसको देखना है। देखिए, विकास के बारे में मैंने एक क्लास अभिवृद्धि और विकास पर भी बनाया है अपने एक टॉपिक। तो उसमें क्लियर कर दिया था कि विकास में अभिवृद्धि भी शामिल है, उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन विकास में शामिल होते हैं। तो तीसरा विकल्प तो इसका उत्तर हो नहीं सकता। ये केवल परिणात्मक परिवर्तन की बात करता है जो हो नहीं सकता। अनियमित और असंबद्ध होते हैं, ये भी विकल्प गलत है। अनियमित और असंबद्ध नहीं हो सकते। अब बच गए 2 विकल्प। धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो देखिए, बाल्यावस्था में विकास धीमी गति से नहीं होता, काफ़ी तेज गति से होता है। अभिवृद्धि को तो मापा जा सकता है, ये बात तो इसकी सही है कि मापा विकास को क्योंकि उसमें अभिवृद्धि और विकास दोनों शामिल होते हैं। तो अब इसके बजाय ये विकल्प बहुस्तरीय, बहुत सारे स्तरों पर और मिश्रित होता है। तो हमारा उत्तर इसमें सही हो जाएगा विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। देखो दोस्तों, कई बार क्या है कि हम पढ़ते हैं और हिंदी में इतने हार्ड शब्द आ जाते हैं और हमने शायद उसका अंग्रेजी वर्जन पढ़ा होता है। तो आप इसका अंग्रेजी वर्जन देखिए, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब हमने सी टेट लेवन फर्स्ट का पेपर हल किया था तो एक कॉन्सेप्ट आया था ZPD, और हमने उस पर जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके बारे में काफ़ी एक बताया था आपको।
तो ZPD क्या है इसका मतलब, कई बार हिंदी में समझ में नहीं आए तो हम अंग्रेजी वर्जन उसका थोड़ा सा देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, अब विकल्पों पर विचार कीजिए कि बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। दूसरा विकल्प, विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो देखो दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार जो ZPD जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि एक बच्चा है जिसके सामने समस्या है और वो समस्या को हल तक पहुंचने वाला होता है लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा है। कोई थोड़ा सा मोर नॉलेजेबल पर्सन, उससे बड़ा बुजुर्ग, उसका बड़ा साथी उसको थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दे तो वो तुरंत उस समस्या को हल कर लेता है। तो यानी कि इसमें एक ज़्यादा नॉलेज वाला होता है, वो बड़ा व्यक्ति हो सकता है, उसका साथी हो सकता है, गुरु हो सकता है, कोई भी जो उस समस्या को पहले हल कर चुका होता है। तो अब आप देखिए इसमें एक और उन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है, जैसे समस्या को हल करने वाला हो, समस्या है, हल तक पहुंचने वाला है लेकिन पहुंच नहीं पाया है, तो उसके बीच के जो क्षेत्र को ZPD नाम दिया है वाइगोत्स्की ने। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही बैठता है। तो देखो, दूसरा विकल्प देखें, विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती, करनी चाहिए पर नहीं कर सकती। ये विकल्प, उसमें दो ऐसे कोई सहायता वाली और वो कोई बात नहीं आ रही। वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, ये दो व्यक्ति हैं लेकिन वो समान नहीं हैं। एक मोर नॉलेजेबल है, एक समस्या जो समाधान कर रहा है उसको थोड़ा सा उससे कम ज्ञान है, तो दोनों की समान समझ नहीं है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य, ये इसमें ये बात भी नहीं है, निर्धारित विधि से भी नहीं करते हैं। तो देखिए, बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले, जब इसमें आ रहा है अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किया जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, यानी कि जो बताया कि जो मोर नॉलेजेबल है, जो अधिक ज्ञान रखता है, अनुभवी है, वो उसको थोड़ी सी सहायता कर देता है, तो उससे जो उपार्जित करता है बच्चा, उस प्रदर्शन को ZPD कहा है। तो इस प्रकार हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा E। तो आप इसको है ना शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं कि ZPD किसे कहते हैं, तो इसको भी ZPD की एक परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब आप ये ध्यान रखना, अमूर्त बात आ गई तो इसका मतलब वो वयस्क हो गया, अच्छा चिंतन करने लगा, उस तरीके से वो। अब इनमें से हम विकल्प देखेंगे कि कौन सा सेट बैठता है इसमें। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ, ये विकल्प ठीक लग रहा है। और देखते हैं, लेकिन हमें ठीक नहीं, पहले जो गलत विकल्प है उनको हटाना है। तो केंद्रीकरण और
अनुत अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध, तो ये मतलब ये विकल्प नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? केंद्रीकरण, मतलब बस केवल अपने बारे में वो सीमित हो जाए। और अमूर्त चिंतन तो जो आपको पता है कि कल्पना करके कहीं भी किसी भी बारे में चिंतन कर सकता है, तो केंद्रीकरण तो इसमें होगा नहीं। नेक्स्ट, संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। अब देखो ये अगर नहीं होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता, क्योंकि अमूर्त अवस्था में जब बच्चा इस योग्य हो जाता है तो वो वर्गीकरण भी कर सकता है, श्रेणीबद्ध भी कर सकता है, तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करता है। अब देखो जब बच्चा किशोर अवस्था के आसपास पहुंच गया तो वो प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग नहीं लेता, वो वास्तव में उन खेलों में शारीरिक रूप से भाग लेता है। तो ये जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं, छोटे बाल्यावस्था में गुड्डा गुड्डी का खेल खेलना, इस तरीके से वो प्रतीकात्मक कुछ ऐसा खेल, तो जब किशोर अवस्था में आके ऐसे खेल नहीं खेलते, तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। देखिए सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने के लिए सामाजिक वर्ग। अब देखिए इनके विकल्पों में अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी हम देख के ऐसे कर सकते हैं कि जैसे यंत्रीय उद्देश्य अविनाशी, ये आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। यंत्रीय मतलब मशीन की तरह से कोई व्यवहार करके तो हम कर नहीं सकते। दंड और आज्ञा पालन, इससे भी नहीं हो सकता। दंड के भय से कुछ समय तो व्यवस्था बन सकती है, लेकिन फिर जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलेगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब आपको लग सकता है कि भी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और सामाजिक व्यवस्था, क्रम व्यवस्था अभिन्यास, इन दोनों में से कोई सा हो सकता है। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अविनाश, लेकिन आप देखिए ये कह रहा है सामाजिक प्रणाली, ये क्या कह रहा है? सामाजिक प्रणाली। और देखिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अगर पूरे विश्व में एक जैसे हर समाज मानता तो समाज में अलग अलग होते नहीं। तो हर समाज की एक व्यवस्था होती है, एक क्रम होता है, उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, उसके कुछ रीति रिवाज होते हैं। तो इसका विकल्प जो हमारा होगा ये 2 नंबर सही हो जाएगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को अगर आपने पढ़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी विकल्पों के आधार पर जो सामान्य रूप से जोड़कर हम देख सकते हैं, और उसमें देखिए आप खुद इन विकल्पों से उत्तर निकाल सकते हैं बिना पढ़े हुए। देखिए स्थानिक मनोवैज्ञानिक, आपको कोई लग रहा है जोड़ा? अंतर
व्यक्तिक विक्रेता। अब देखो, विक्रेता जो है वो मतलब ये अंतर्मुखी नहीं हो सकता, खुद से संबंधित नहीं है, वो दूसरे को बेच रहा है, तो ये विकल्प नहीं होगा। भाषिक मूर्तिकार, अब मूर्तिकार का भाषा से क्या संबंध, वो शिल्प से संबंधित है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। शारीरिक गति संवेदनता, अब खिलाड़ी आपको पता है खेल खेलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, मेहनत करेगा, तो उसका शारीरिक गति से संबंध होता है। तो ये इन चारों विकल्पों में यही एक आपस में सही जुड़ रहा है, तो विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। और इन तीनों में तो ये इस प्रकार से हमारा उत्तर ये हो जाएगा शारीरिक गति संवेदना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, लेई वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकल्प लग रहा है सही। नेक्स्ट और देखते हैं, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। यंत्र द्वारा नहीं सीखते भाई, ऐसा नहीं है। भाषा तो जो सुनता है, सुनकर अनुकरण करके वैसे बोले। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ठीक है। और देखते हैं, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। आपको ये भी सही लग रहा होगा, लेकिन वाइगोत्स्की है जो बच्चे के विकास में, संज्ञानात्मक विकास में भाषा को एक महत्वपूर्ण भूमिका मानता है। तो इसका वाइगोत्स्की के अनुसार ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का यानी कि छात्रों का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रगतिशील कक्षा में जब बच्चों के अधिगमकर्ता का मूल्यांकन करते हैं तो वह अधिगम में सहायक होता है, ये विकल्प गलत हो गया, सहायक नहीं लिख रखा है इसमें। बच्चे की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट भी उत्पन्न नहीं करता है, वो तो बल्कि मदद करता है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है, लेकिन अगला विकल्प और देखते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो दोस्तों ऐसे ये विकल्प सही होगा। ऐसे प्रगतिशील कक्षा जो आदर्श अध्यापक, इसमें उत्तर भी आप देखना एक आदर्श स्थिति का ही होगा। तो ये हम ध्यान रख के इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया है कि लिंग संवेदनशीलता एक प्रमुख बात रही है, और इसमें कि किसी भी प्रकार की जो है हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लिंग भेद को बढ़ावा देती हो। तो अब ये क्या कह रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता क्या है? जो पुरानी सोच है कि लड़के लड़की अलग होते हैं और उस तरीके से उनमें भेदभाव किया जाता है। तो अब उस भेदभाव को कम करने की कौन सी प्रभावशाली पद्धति है? तो इसमें देखिए, लिंगों को जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। तो ये तो कोई
विकल्प हो नहीं सकता जब उन्हें अस्वीकार कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है। इसका आदर्श उत्तरी होगा कोई आपको। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, तो ये भी जेंडर रूढ़िवादिता को कम नहीं कर रहा है, तो ये विकल्प भी नहीं होगा। एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, ये भी रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, तो देखिए इसमें मतलब ये लिंग भेद नहीं कर रहा है और आपस में विचार विमर्श पर बल दे रहा है, तो ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता को, या यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता से भी तात्पर्य निकाल सकते हैं। तो एक गुण और साधन, एक रुकावट। टीचर कभी नेगेटिव तो रहना ही नहीं है, आप ये चीज़ नोट कर लेना। टीचर की सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, बच्चे के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए। तो बहुभाषिता को रुकावट न माने, एक समस्या भी न माने, एक व्यवस्थागत मुद्दा भी न माने। हर समय टीचर को अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि मैं किस तरीके से इस व्यक्तिगत विभिन्नता का लाभ उठाकर और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना शिक्षण प्रभावी कर सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, अब आप ये ध्यान रखना, बाल केंद्रित में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, बच्चे की सक्रियता पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। तो ऐसा विकल्प होगा जिसमें बच्चे को ज़्यादा महत्व दिया जाए, तो वो हमारा उत्तर सही होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का स्रोत के लिए उपयोग करता है, ये केवल पाठ्य पुस्तक नहीं, पाठ्य पुस्तक होती है लेकिन केवल नहीं, बहुत सारे और स्रोत होते हैं, तो ये गलत हो गया। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, तो अध्यापक कर रहा है, बच्चे की इसमें सक्रियता कहीं नहीं दिख रही है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, तो दंड और पुरस्कार का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तो जो मैंने बताया कि दंड को तो निषेध ही कर दिया गया है, तो ये विकल्प भी नहीं होगा। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होगी, तो उस हिसाब से तो ये बाल केंद्रित कक्षा है जिसमें इस प्रकार का व्यवहार होगा, तो विकल्प 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट सीरीज इसकी 11 से और 20 तक और फिर 21 से 30 तक जल्दी हल करेंगे। पहले इन 10 प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़े रहें।